नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और देवभूमि के चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे दिग्गजों का मैदान, अपना चुनावी निशान। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही राज्य में प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा ने इस चुनावी प्रचार में अपने सभी विरोधी दलों को पीछे छोड़ते हुए अपने सभी स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और इसी कड़ी में 2 बार प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम अन्य स्टार प्रचारक राज्य की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के स्टार प्रचारकों को जिताने की जनता से अपील कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार भाजपा से अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की मांग कर रही है। तो वहीं कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रामनगर और हरिद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के राज में महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार हैं, बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी कर दी है। और प्रियंका गांधी ने जनता से जागने की अपील करते हुए जनता को कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर खाली पड़े 30 लाख पदों पर युवाओं को नियुक्ति देने, छोटे कारोबारों को मजबूती देने और पेपर लीक से मुक्ति समेत तमाम बड़े वादे कर डाले हैं। अब सवाल यह है कि क्या राज्य की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भरोसा करेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब 1 सप्ताह से कम का समय रह गया है। मतदान की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। शनिवार को तमाम दिग्गज नेताओं का उत्तराखंड में जमावड़ा देखने को मिला, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती जैसे तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं प्रियंका गांधी ने शनिवार को 2 जनसभाओं को संबोधित किया। रामनगर और रुड़की में हुई प्रियंका गांधी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के राज में महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार हैं, बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी की। आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था? मोदी जी का था? तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान खेती में खून पसीना अपना दे रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, दिल्ली में, उत्तराखंड के हैं, पलायन करके गए हैं। मैंने पूछा भाई घर कब जाते हो? साल में 1 बार जाता हूं। मैंने पूछा दिल लगता है? बोला कि अब मजबूरी है, शहर में तो दिल लग नहीं सकता, लेकिन पूरे परिवार को ले आया हूँ। साल में 1 बार 1 महीने का मौका मिलता है, जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि 1-2 महीने और बैठूं। दिल नहीं करता घर आने, यहाँ आने का। घर तो मेरा वहां है, पहाड़ों में, उन वादियों में, लेकिन दीदी मैं क्या करूं, वहां नौकरी नहीं मिलती। आपको बता दें कि उत्तराखंड में शनिवार को धुआंधार चुनावी प्रचार देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, मायावती ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं एक और जहां भाजपा डबल इंजन की रफ्तार से देश और प्रदेश के विकास का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के जरिए जनता से वादा कर रही है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारी, महंगाई से निजात दिलाने के साथ ही गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए सालाना मदद करेगी। इसके अलावा केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण की व्यवस्था करने, युवाओं को पहले नौकरी पक्की देने समेत कई वादे जनता से कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कूड़ा स्टार प्रचारक एक तरफ और एक तरफ
प्रियंका गांधी अकेली सब पर भारी पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहाँ आए और उत्तराखंड की जनता को टहलाकर घुमाकर चले गए, टोपी पहनाकर चले गए, नए नए जुमलों की बौछार करके चले गए, आगे का टारगेट दे के चले गए कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा नहीं। प्रियंका जी ने यहाँ आकर जो गर्जी हैं और जो अंकिता भंडारी से लेकर अग्निवीर योजना पर बरसी हैं मोदी जी को लेकर, जो दैवीय आपदा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाले से लेकर तमाम बातों पर मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो हैं उत्तराखंड के मुद्दे। इस देश का भविष्य अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमको नरेंद्र मोदी जैसे नेता मिले हैं और इस चीज़ को देश का प्रत्येक नागरिक समझता है। कुछ ताकतें हैं जो इस देश का विकास नहीं चाहती हैं, तो ऐसे लोग ही केवल आज भाजपा के खिलाफ हैं। लेकिन जिसको देश की चिंता है, इस देश की संस्कृति के संरक्षण को, इस देश को बचाने की चिंता है, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में ध्रुवीकृत हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, और पूरे देश की अगर हम बात करेंगे तो लाखों की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उत्तराखंड में ही हम 15,000 से अधिक लोग कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, उत्तराखंड क्रांति दल से, बहुजन समाजवादी पार्टी से, अन्य बहुत सारे सामाजिक संगठनों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, ऐसा है, प्रियंका गांधी ने अपने न्याय घोषणा पत्र के साथ ही अन्याय किया है। पहली बात तो ये है, इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपनी 5 लोकसभा सीटों में किसी भी महिला कैंडिडेट को तवज्जो नहीं दी। और दूसरी बात, अंकिता भंडारी की परिवार से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और जो नानी वाली नाक है वो रगड़नी चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से हरीश रावत ने और गणेश गोदियाल ने उनके परिवार के साथ खेला है, ये उनके वीडियो वायरल हैं, उसमें देख सकते हैं। मैं प्रदेश की जनता से ये आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को बार बार देखें और इनसे हिसाब पूछे कि किस हक से जो है अंकिता भंडारी केस की बात कर रही हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब 1 सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। यही वजह है कि राज्य में तमाम दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। एक ओर जहां भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे 400 पार का नारा लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महंगाई, रोजगार समेत तमाम मुद्दों पर जनता से वोट की अपील कर रही है। देखना होगा कि क्या 2024 के चुनाव में जनता कांग्रेस के वादों पर भरोसा करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की कमलेश रमन जी हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से मंजू त्रिपाठी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं। और अन्य मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता है यूकेडी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कमलेश रमन जी के साथ में। कमलेश जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता, हम कह सकते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो उत्तराखंड में पूरी जोर आजमाइश लगाए हुए है और सबका कहना है कि 5 सीटों पर, प्रधानमंत्री भी यही कहकर गए हैं, कमल खिलना चाहिए। एक तरफ आप के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत से बदलाव किए, हमने क्या काम किए, सब कुछ गिराया। लेकिन दूसरी ओर सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आप अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड दीजिए। तब आखिर क्यों पीछे हटा जा रहा है? रिपोर्ट कार्ड देने से समस्या क्या है? जब एक तरफ आपको इतना विश्वास है कि जनता 5 सीटों पर कमल खिलाएगी, तो फिर रिपोर्ट कार्ड से डर क्यों? सबसे पहले तो मेरी सबको राम राम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिन लोगों से मिले सबको मेरी राम राम, सबको सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सही, जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी की जो पीड़ा है, जो दुख है, मैं समझ सकती हूँ कि 60 साल उन्होंने राज किया है देश के ऊपर और आज 10 साल में वो तिल मिला गई है। और तिल मिलाने का ये नतीजा है कि आज वो हमसे ही हमारे काम का ब्यौरा मांग रही है, हमारे सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। पहले वो 60 साल का रिपोर्ट कार्ड तो पेश करें कि उन्होंने क्या क्या किया है हमारे लिए, इस प्रदेश के लिए क्या क्या करा है। आज नींद खुली है कुंभकर्ण की, तब वो यहाँ पर आई है। आज एक पहली स्टार प्रचारक आई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर गई है। वैसे उनकी जुबान कभी नहीं खुलती। प्रियंका वाड्रा जी की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं बाहर नहीं निकलती है। कितनी सीटें उनकी वहां उत्तर प्रदेश में आती हैं इस नारे को देखते हुए। यहाँ उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीट है हमारी,
एक ठीक भी है। महिला को उस नारे के साथ उन्होंने साक्षात नहीं किया कि एक उस नारे के साथ कम से कम एक महिला को तो कहीं से टिकट दे देते, क्योंकि ये प्रदेश उत्तराखंड जो बना है वो महिलाओं की बदौलत बना है, महिलाओं ने बलिदान दिया है तब बना है। और आज वो हमसे रिपोर्ट कार्ड मांगने की बात करती है, 60 साल का रिपोर्ट कार्ड कभी नहीं देगी। दूसरी बात, हमारे जो स्टार प्रचारक इस प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है इस प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम किया है, और अपनी बात को हम जनता के बीच में रख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा काम है, जो हमारी कॉपी है, वो हमारे जनता के हाथ में है। अब अच्छा। 19 अप्रैल को जनता इस बात को डिसाइड करेगी वोट के माध्यम से कि वो किसको वोट देगी और किसको नहीं। और क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास पूरे देश के अंदर हुआ है, और इसीलिए उन्होंने अपील करी है जनता से कि 19 अप्रैल को कमल के आगे का बटन दबाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ से जो पांचों की पांचों हमारी सीट है लोकसभा की, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में पहुंच सके। और कांग्रेस के पास ना तो कोई नीति है, ना ही कोई विजन है, और ना ही उनकी कोई नियत है। जब उनका मुद्दा होता है महिलाओं के ऊपर बोलने का तो वो नहीं बोलते, जब उनका मुद्दा होता है युवाओं के लिए बोलने के लिए तो वो नहीं बोलते, लेकिन बगैर मतलब के और बगैर मुद्दे के मैदान में उतर जाते। ना ही तो उनके पास कोई ऐसा विजन है कि वो देश को आगे आगामी देने वाले क्या है, वो किस न्याय की बात करते हैं ये समझ में नहीं आता। वो न्याय जो पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने सुगम बनाने का काम किया, यहाँ महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, युवाओं को आगे रखने का काम किया, तमाम इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए उन्होंने जो अग्रिम जो काम किए हैं इस देश को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए, मुझे लगता है कि देश ठीक है कमलेश जी, ठीक है। प्रधानमंत्री जी आए थे या फिर आपकी पार्टी के जो अन्य नेता आए, जो भी स्टार प्रचारक हैं या फिर जो लोग भी प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, सभी लगभग ऐसी ही बातें कर रहे हैं जैसे आपने किया। कोई गलत नहीं है, आप अपनी पार्टी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, अपने कामों का गुणगान भी गाना बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बड़ी बात यह कि मैंने आपसे सवाल किया कि जब कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि आप अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड पेश करें, तो आपने कहा कि पहले ये 60 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करें। अब बड़ी बात यह कि देखिए, वो जो काम कर रहे थे क्या वो ही भारतीय जनता पार्टी करेगी? 60 सालों का रिपोर्ट कार्ड अगर कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया तो शायद आज यही वजह है कि आप लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, यही वजह है कि जनता ने उनको नकारा है। आपको ये कहना चाहिए था। आपको किस बात का डर है? आप कांग्रेस पर आरोप लगाते आए हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, चोरी की, जो भी आप कहते आए हैं, तभी वो रिपोर्ट कार्ड नहीं देते। लेकिन आप खुद के तो ईमानदार होने का दावा करते हैं ना। आपको बिल्कुल, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी कमलेश जी, पूरा वक्त दूंगी। लेकिन जो तर्क आप कांग्रेस के लिए अब तक देते आए थे, जो कमियां आप कांग्रेस में निकालते आए थे, क्या उसी राह पर आपको चलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा रिपोर्ट कार्ड, मैंने कहा ना आपकी, हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता के पास पहुंच चुका है, हमारी कॉपियां जनता के पास पहुंच चुकी है, और जनता डिसाइड करेगी हमारे उस रिपोर्ट कार्ड पर कितने नंबर उन्होंने देने हैं। और 19 कैसे मांग सकती है जब उन्होंने कभी कोई काम भी नहीं किया जनता के लिए? ठीक है, यानी आपके मुताबिक आज जनता चाहे, आज जनता को रिपोर्ट कार्ड देने के लिए हम बाध्य हैं, बिल्कुल सर झुका करके। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड मांगने लायक नहीं, तो कांग्रेस भी अपने लिए थोड़ी ना, वो तो आम जनता के लिए कह रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्टो लेकर आते हैं या अपना शपथ पत्र जो भी लेकर आते हैं, तो वो जनता के लिए ही होता है। ये सब आप एक दूसरे को गिनाते हैं, उसकी कमियां भी निकालते हैं, होता तो जनता के लिए है ना। तो ये तर्क कमलेश जी थोड़ा सा वहां पर सटीक बैठ नहीं रहा। खैर, आपके पास लौटेंगे। मंजू त्रिपाठी जी के पास में जाते हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। मंजू जी, बहुत स्वागत आपका भी। मंजू जी, कांग्रेस पार्टी तो जवाब मांगने के लायक ही नहीं है। कमलेश जी सीधे तौर पर लगभग यही कहती हुई नजर आई हैं कि हम जनता को रिपोर्ट कार्ड दे चुके हैं, और जनता उस रिपोर्ट कार्ड में हमें कितने नंबर देती है ये जनता तय करेगी। कांग्रेस फिलहाल इस जगह पर नहीं खड़ी होती। कांग्रेस का ऐसा कुछ नहीं रहा अब तक कि वो हमसे रिपोर्ट कार्ड मांग सके। मंजू जी, अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मंजू जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अब आ रही है जी, बोलिए। सर्वप्रथम मैं जो है अपनी बहन का जवाब, इन्होंने कहा राम राम, मैं कहती हूँ जय सिया राम। हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, तभी जय सिया राम का नारा देती, खाली राम राम का नारा नहीं देती। इसीलिए जय सिया राम को, सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर पानी। श्री महिला को ही कहते हैं श्री, नहीं बता रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो अभी मैंने बहुत सारी बातें सुनी, रिपोर्ट कार्ड फलाना ढिमकाना, कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड तो सबसे पहले कमलेश बहन जैसी प्रवक्ता बैठा के पहले ही साबित कर दिया कि कांग्रेस ने प्रवक्ता बनाए। भाजपा को प्रवक्ता भी कांग्रेस से लेना पड़ा अपनी बात कहने के लिए।
तो सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड तो यही है। दूसरी बात, आज प्रियंका जी के भाषण को सुन के वाकई मजा आ गया और दिखा दिया खानदानी लोग खानदानी ही होते हैं। एक सिंगनी, जिस तरह से एक समय नारा लगा था इंदिरा जी के लिए कि एक सिंगनी सोलंगूर चिकमगलूर चुप, उसी तरह से आज वो दहाड़ी, हमारी नेता आज दहाड़ते हुए, उनको महिलाओं का मन था। उन्होंने किसी अमीर महिला की बात नहीं की, उन्होंने अंकिता भंडारी की बात की, उन्होंने हाथरस की महिला की बात की, उन्होंने मणिपुर की महिला की बात की जिसको निर्वस्त्र घुमाया गया 77 दिनों पे, एक शहीद की पत्नी की बात की, उन्होंने हाथरस की बात, उन्नाव की बात, इन सब की महिलाओं की बात की कि इनको सम्मान मिलना चाहिए। ये होता है खानदानी जी। उन्होंने खानदानी मतलब क्या होता है मंजू जी? खानदानी महिला होने का मतलब क्या होता है? खानदानी होता है कि जिसकी परवरिश जैसी होगी उसकी सोच वैसी होगी। उनकी अच्छी परवरिश है इसलिए उनकी सोच महान है। उनके परिवार ने, उनकी दादी ने, उनके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी है, अपना त्याग दिया है, बलिदान कर दिया अपने आप को, इसलिए उसका मर्म वो जानती है। उस शहीद पिता के टुकड़ों की बात की कि किस तरह उन्होंने अपने देश के उनका टुकड़े टुकड़े कर दिए और किस तरह से वो अपने पिता के शौक के साथ, वो बोलते हैं जाके पैर न पड़ी बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई, तो उन्होंने उसकी बात की है। बात ये कह रहे हैं 10 साल में तो इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। क्या रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे? लेकिन शब्दों का थोड़ा सा कांग्रेस द्वारा बनाई गई सरकारी संस्थाओं को बेचने का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे? क्या रिपोर्ट कार्ड ये पेश करेंगे? इनके पास है क्या पेश करने के लिए? क्या क्या ये पेश करना चाहते हैं ये बताएं। कि इन्होंने सरकारी संस्थाओं को बेच दिया, इन्होंने इस देश के लिए किया क्या, पहले उसकी बात करें। जो मंजू जी देखिए, बड़ी बातें हैं, ठीक है आपकी, आप प्रियंका गांधी जी आए, प्रियंका गांधी ने सारी बातें गिनाई, सभी महिलाओं के साथ जहां जहां पर अत्याचार हुए, जो मामले सामने आए, उन सबको पॉइंट आउट करते हुए वो नजर आई। लेकिन बड़ी बात यह है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यही पर इसी बात पर अभी कमलेश जी आपको लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रही थी। लेकिन अब बड़ी बात यह कि कहां लड़की लड़ रही है? क्या लड़कियों को सिर्फ नारा देने से नहीं होता ना? आपकी कितनी प्रतिशत महिलाएं इस बार चुनाव में प्रत्याशी बनाई गई? तो ये मतलब नारे अब चुनाव के हिसाब से आएंगे, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप सिर्फ विधानसभा के लिए सीमित था, ये कहना चाहती है कि वो सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए था? जो इनकी तरह विलुप्त सांसद, हमारे तो पार्टी की प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी जी, एक महिला प्रधानमंत्री रही है। ये बात ठीक है मंजू जी ठीक है, हमारी पार्टी ठीक है मंजू जी, आपके पास लौटेंगे। और देखिए बड़ी बात यह है कि आप कह रही कुछ नहीं किया, बात वही है कि कुछ नहीं किया तो जनता से राखों पर क्यों बिठा रही है? आप भी तो जा रही हैं जनता के बीच में, अभी भी आप अपनी बात रख रही हैं, है ना? तो उस चीज को स्वीकारिए कि कम से कम गलती हुई है, तभी शायद आज यहाँ पर आप हैं। सुनिए पहले मेरी बात, हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। प्रियंका ने अभी कहा नहीं कि देवभूमि मोदी जी के लिए खाली चुनाव में होती है, मुसीबत में देवभूमि वो भूल जाते हैं। ठीक है, शहादत और त्याग को भाजपा क्या जाने, संघर्ष को ये समझ नहीं सकते। श्रद्धा दिल में होती है, चुनावी रैलियों में नहीं होती है। श्रद्धा जो बार बार कहा कि श्रद्धा हमारी जो पार्टी है इतने दिनों तक अगर इस देश में क्या नहीं दिया, इसरो दिया, एम्स दिया, IIT दिया, क्या बोलते हैं IIM दिया, अपने पूंजीपति में, मुझे बोल लेने दीजिए पहले, आप बोल चुकी है, मैंने ठीक है मंजू जी अब लौटेंगे आपके पास। देखिए अन्य मेहमान भी हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी जरूरी है, काफी वक्त से हम आपके पास थे, आपके पास फिर से लौटेंगे, आपका पक्ष जानेंगे। पीसी थपलियाल साहब हैं, अभी भी हमारे साथ में शिव प्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष है राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। शिव प्रसाद जी आपका भी बहुत स्वागत, आपके पास आते हैं उससे पहले थपलियाल साहब का रुख करते हैं। थपलियाल साहब, कांग्रेस और बीजेपी को आपने सुन लिया है, फिलहाल मुख्य दलों के रूप में इनके बीच में टक्कर है, यूकेडी का स्टैंड क्या है सबसे पहले तो इन चुनावों में, और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से सभी दल प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बसपा हो जो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से एक्टिव रही है, वो भी आज मायावती जी भी पहुंच गई उत्तराखंड और रैली कर डाली उन्होंने, लेकिन यूकेडी क्या कर रही है? देखिए, हम लोग बहुत पुराने समय से लेकर आज दिन तक इस लोकतंत्र के महाकुंभ को देखते आए हैं। जब हम बच्चे थे तो उस समय जब ये महाकुंभ होता था तो हम उन नेताओं को सुनने जाते थे जो उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने आते थे। धीरे धीरे समाज ने और राजनीतिक दलों ने अलग अलग नाटक शुरू किया और उसमें स्टार प्रचारक एक अलग ढंग से आने लग गए हमारे राज्य में।
और ये स्टार प्रचारक जो हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको राष्ट्रीय समस्याओं से कनेक्ट करें। जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर आज यहाँ की रोजगार की समस्या पहाड़ के युवाओं में है, और उसका मूल कारण है कि आज भर्तियां मतलब अग्निवीर के माध्यम से सिकुड़ गई हैं, लोगों का युवाओं का रुझान वो विमुख हो चुके हैं, तो ये राष्ट्रीय समस्या भी है। क्योंकि राष्ट्रीय की जो सीमाओं का जिम्मा यहाँ के युवाओं ने अपने सीने पे गोली खा के लेते थे, उस पे बिल्कुल बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं बहुत ही रोचक मानता हूं कि इसमें जो उम्मीदवार आए हैं विपक्ष के, वो एक मुद्दों की टोकरियों लेकर आए। उनके पास मुद्दे हैं, लेकिन हमें दुख वहां पे होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को बोलती है एक नया भारत बनाने की परिकल्पना के साथ यहाँ पे आते हैं, तो हमें शक तब होता है जब इनके कमजोर नेता, गूंगे नेता ये हमारे सामने परोसते। आज हमने देखा कि मोदी जी आए हैं जब कभी भी यहाँ पे, या इनके अन्य स्टार प्रचारक आए हैं, इनकी जो मोम के मॉडल हैं ये बोले नहीं, बिल्कुल नहीं बोले। आज जिस तरह से कांग्रेस के एक एक उम्मीदवार ने अपने विचार रखे, और उसमें मेरे को एक आश्वासन हुआ कि यस, उत्तराखंड में जन उम्मीदवारों की उत्पत्ति हो चुकी है, जन्म हो चुका है जन उम्मीदवारों का। ये कांग्रेस से बंधे हुए लोग नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल भी नहीं है, ये वो लोग हैं जो इस भूमि से कनेक्टेड हैं और यहाँ के जन मुद्दों को उठाकर बता रहे हैं। कि मैं प्रदीप टमटा जी को जानता हूं, मेरे आंदोलन के साथी थे, और उन्होंने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा किया था आंदोलन के टाइम पे कि एससी और एसटी इस नए राज्य में इनकी अनदेखी होगी। देखो आज वो एक सांसद के रूप में जब अल्मोड़ा से लड़ रहा है, उसके जो विजन है, उसका जो विचार है, एक स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है। हमें खुशी है कि उसके विचार आज भी अपने आरक्षित वर्ग के लिए जो कि क्यों है। और उसी तरह से जब हम युवा नेता प्रकाश जोशी को देखते हैं, गणेश गोदियाल को सुनते हैं, और तमाम जो वहां पे बोले हैं, उनको ये लगा हमें कि यस, ऐसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। उनके उम्मीदवारों को अपने विचार, अपने स्टार प्रचारकों के सामने अपने विचार रखने चाहिए कि मेरा विजन क्या है, मेरे अंदर बुद्धि दी है कि नहीं दी है। ये महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग, जो एक महिला को जो प्रधानमंत्री की पत्नी रही है, उसको जर्सी गाय से इनका भगवान ने पुकारा है, हमने सुना है। और आज उसी विदेशी का नारा देकर, यहाँ पे क्या वो विदेशी नहीं है, वो नेपाली मूल की महिला नहीं है जिसको इन्होंने टिकट दी है? और कितना विरोध जनता का उस धरती पे, टीरी की धरती पे। जिस तरह से जनता बोल रही है कि तुमने केवल राजा रजवाड़ों को ही देखना है, तुमने आम जनता, आम आंदोलनकारी अनदेखी करनी है। तुमने आंदोलनकारी महिलाओं की अनदेखी की है। सुशीला बलूनी अपने दिल में ये मर गई है, वो बेचारी एक दर्द लेके गई कि इन्होंने उसको टिकट नहीं दिया। इन्होंने मतलब ये वो लोग हैं जो आदमी का मिसयूज करते हैं। इसलिए हमारे क्षेत्रीय दल निश्चित रूप से क्षेत्रीय मुद्दों, हमारे पास बहुत बड़ी जनसभाओं करने का धन नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों की टोकरी। लेकिन देखिए यूकेडी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि यूकेडी एक ऐसा दल है जो शुरुआत से एक्टिव रहा और बहुत अहम भूमिका रही है। शायद यही वजह है कि देखिए यूकेडी को लोग जो सम्मान देते आए हैं, वो सम्मान बाकी दलों को अभी भी उतना नहीं मिल पाता है। अब देखना होगा कि देखिए आने वाले चुनाव में क्या स्टैंड होता है। फिलहाल इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि दिग्गज उतर चुके हैं पूरी तरीके से चुनावी मैदान में, और किस तरीके से जोर आजमाइश अपनी अपनी पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए की जा रही है, उसी पर विस्तार से बातचीत करें। शिव प्रसाद सिंबाल जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। शिव प्रसाद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? शिव प्रसाद जी। जी हाँ मैडम जी। शिव प्रसाद जी, देखिए लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। स्टार प्रचारक हो या सभी पार्टियों के जो बड़े से बड़े नेता हैं, वो पूरी तरीके से जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर वार
आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर वार का दौर भी अब शुरू हो चुका है। लेकिन क्या स्टैंड राष्ट्रीय रीजनल पार्टी का है, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि हमने काम किया और जनता इस बार हमारा साथ देगी। आज सही बात है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने अपनी अगुवाई में जितनी भी रीजनल पार्टी सक्रिय हैं उत्तराखंड में, उनका एक अलायंस बनाया है, URPA। उसका मतलब है उत्तराखंड रीजनल पार्टी अलायंस। और इस अलायंस ने ये तय किया है कि भाई सारी रीजनल पार्टीज अपने कैंडिडेट सभी सीटों पर नहीं उतारेगी, बल्कि जिस सीट पर भी कोई योग्य कैंडिडेट होगा सारी पार्टीज मिलकर के उनको सपोर्ट करेंगी। और इसी के क्रम में हम लोगों ने टिहरी सीट से बॉबी पंवार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। और पौड़ी की सीट पे आशुतोष नेगी जी को कैंपेन कर रहे हैं, और हरिद्वार सीट पे उमेश कुमार शर्मा जी को कैंपेन कर रहे हैं। और काशीपुर नैनीताल हल्द्वानी वाली जो सीट है इस पे शिव सिंह रावत जी के साथ है, और अल्मोड़ा वाली सीट पे जो है हम लोग किरण आर्य जी के साथ हैं। हम लोग जो है किरण आर्य जी के साथ हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय रीजनल पार्टी जो है वो किस सीट पर किसके साथ नजर आ रही है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी से। हाँ ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे आपके पास। कमलेश जी के पास आते हैं। कमलेश जी देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने तो पूरे काम किए हैं, इनके पास कोई भी मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले ही उत्तराखंड याद आ जाता है। पलायन को लेकर बहुत बड़ी बातें खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा, या आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो कहते हुए नजर आए, मगर पलायन विभाग की ओर से जो आंकड़े सामने आए थे वो तो कुछ और ही कह रहे थे। आंकड़ों में अगर देखें तो वृद्धि हुई है, फिर किस लिहाज से पलायन रोकने की बात कही जा रही है? फिर किस लिहाज से आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आएगा? देखिए, निस्संदेह जो आप कह रही हैं ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है हमारा पलायन का। और ये चलिए स्वीकार किया आपने, 23 साल का हमारा उत्तराखंड हो चुका है। और यही एक ऐसा मुद्दा है जिसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाई तमाम सरकारें, चाहे पहले पिछली कांग्रेस की सरकार भी रही हो इस समय। लेकिन इस वक्त जो है धामी सरकार पलायन को लेकर के बेहद गंभीर है और इसी के ऊपर वो अपने काम कर रही है। बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जो हमारे पलायन करके जो हमारे युवा साथी या जो भी लोग यहाँ से चले गए हैं वो घर की वापसी करेंगे, क्योंकि जब उनको यहाँ सुख सुविधाएं पूर्ण तरीके से मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, जिस चीज के लिए यहाँ से हमारा युवा जाता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को तरक्की करने का, प्रमोशन करने का अधिकार होता है। वो एक अच्छा बेहतरी अपने परिवार को और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए यहाँ से पलायन कर जाता है, देहरादून आ जाता है, दिल्ली, बॉम्बे, गोवा जाता है। प्रमोशन करने का सबको बहुत अधिकार है, लेकिन अपने परिवार में वापस आने का भी अधिकार है उनका। तो इसी को लेकर के पूरी मुहिम हमारी प्रदेश सरकार की चल रही है कि जो हमारे लोग बाहर चले गए हैं उनको कैसे इस प्रदेश के अंदर लाया जाए और कैसे उनको यहाँ सुख सुविधाएं दी जाए, अच्छे स्कूल दिए जाए, अच्छा क्लिनिक दिया जाए, तमाम वो सारी सुविधाएं, सड़क अच्छी पहुंचाई जाए, बिजली पहुंचाई जाए। इन सारी तमाम चीजों पर धामी सरकार इस वक्त काम कर रही है। अभी हमारे थपलियाल भाई जी बोल रहे थे, मैं थपलियाल भाई जी से एक सवाल पूछना चाहती कि यूकेडी की तरफ से हमारे थपलियाल भाई साहब बैठे थे और उन्होंने बोला कि कांग्रेस के जितने भी 5 कैंडिडेट हैं उनका एक बहुत बड़ा भाषण के ऊपर उन्होंने बात रखी, लेकिन अपने कैंडिडेट के बारे में एक बार नहीं बताया कि वो उनका उत्तराखंड के लिए क्या विजन है, वो उत्तराखंड को क्या देना चाहते हैं। क्योंकि मैं इसलिए सम्मान करती हूँ यूकेडी का कि इनके पीछे चल के हमने आंदोलन किया और इस प्रदेश को लेने का काम किया, लाठी डंडे खाए हमारी मातृशक्ति ने, युवाओं ने, तमाम लोगों ने। तो यूकेडी का भी कुछ विजन होगा कि नहीं होगा इस प्रदेश के लिए, या खाली सिर्फ आरोप लगाने का उनका काम है? 2 बार वो भी सत्ता में रहे, तो उन्होंने इस प्रदेश के लिए क्या किया? उनके उन विधायकों ने, उन मंत्रियों ने क्या किया जो सरकारों में रहे? उनका भी तो दायित्व बनता था, क्योंकि वो रीजनल पार्टी है यहाँ की। और हमें ऐसा लगता था कि आने वाले भविष्य की पार्टी यूकेडी है, लेकिन वो लुप्त हो गई, जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। और आज भी यही हाल है, क्योंकि उनके घर का जो सिर कुटव्वल है, इसी के कारण आज प्रदेश की जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। रही बात कांग्रेस की, कि अगर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि हमने क्या किया, तो हमने वो काम किए जो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो हमेशा 5 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, खाली झुनझुना बनाया गया है, झुनझुना खाली झुनझुना गुमराह मत कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने किया 30% यहाँ इस प्रदेश के अंदर बच्चियों को हमारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम धामी जी ने किया। 10% आंदोलनकारी नौकरियां दी, गिना दीजिए नौकरियां कितनी दी हैं। यूसीसी से लेके सीए तक का जो जितना भी काम किया गया ये हमारी सरकार ने किया, और आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही कमलेश जी। ठीक है, थपलियाल साहब के पास जाएंगे। कमलेश जी आप शांत हो जाइए। थपलियाल साहब देखिए, पलायन का मुद्दा अभी छिड़ गया,
क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जब आए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के ही काम आ रहा है। हमने रेल, रोपवे, कई तरह की उन्होंने चीजें गिनाई। ठीक है, सब जगहों पर विकास हो रहा है, लेकिन पलायन को लेकर जो बातें हुई क्या वो ठीक है? हालांकि कमलेश जी ने तो खैर चलिए बड़ी अच्छी बात है कि स्वीकार कर लिया कि एक ऐसी चीज है जिस पर अभी हम सफलता नहीं पा सके हैं। हालांकि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। तो चुनावी भाषणों में बड़े बड़े दावे करना और असल में सच्चाई में इतना डिफरेंस क्यों? क्या जनता को देखिए क्या समझा गया है? जो पलायन का मुद्दा किस तरह से ये हैंडल करेंगे, मैं सबसे पहले कमलेश जी को ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस को, ना हम लोग बहुत बड़ा कुंभ में इस एक मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुद्दों का जनक हमेशा उत्तराखंड क्रांति दल रहा है। आपको ये चीज से स्पष्ट होना चाहिए, इसीलिए आपने पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी। और वो ठीक है कि हमारे जितने हीरे मोती थे ये भाजपा कांग्रेस ले गई उनको। हम सड़क पे वो लोग हैं जो निरंतर इसके हितैषी। अब बात आती है पलायन की। सबसे ज्यादा पलायन पौड़ी में हुआ, और पौड़ी से इनका सांसद जो लड़ रहा है वो जब स्मृति ईरानी की लाठी फेंक कर पौड़ी में नामांकन करने आया था तो मालूम उसने क्या बोला? पलायन रोकने का मुद्दा कैसे रोकेगा वो बोल रहा है कि मैं जो दिल्ली प्रवासी भाइयों को बोल रहा हूं कि वो अपना वोट गांव में दें। अब इतनी असंवैधानिक बात वो कह रहा है। मतलब अपनी वोट, यानी मैं अगर नोएडा में रह रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ और अपना वोट मैं अपने गांव में करूं तो मेरे से बड़ा बेईमान, मेरे से बड़ा असंवैधानिक व्यक्ति कोई नहीं होगा। नहीं, थोड़ा सा आप बात को मरोड़ रहे हैं। तब क्या बात को मरोड़ दिया? उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ कमलेश जी, मैं इसके बाद आप काउंटर करिएगा, उनको कंप्लीट करने दीजिए पहले। उनका ये मुद्दा पहले भी रहा है, ये इसी समय नहीं, एज ए राज्यसभा एमपी भी उनका ये मुद्दा रहा है। और 6 साल में इस व्यक्ति ने राज्यसभा के एमपी के बतौर कुछ नहीं किया। क्योंकि हम गए थे इसके पास सिंगताली पुल के मामले में, हम कह रहे हैं कि जब यहाँ पे उत्तराखंड के संसाधनों को हम युवाओं के हाथ में देंगे तो तब जाके यहाँ पलायन रुकेगा। ये बकवास पानी या जवानी आज नहीं, मोदी जी ने 10 साल पहले भी बोला था श्रीनगर में कि पहाड़ का पानी और जवानी। उनका तो बोल होता, उनको याद ही रहता कि मैं क्या बोल गया था पहले, क्या कर रहा हूं। कभी नहीं। उन्होंने बोला था ऑल वेदर रोड में, मैं जो भी ऑथेंटिक शब्द बोल रहा हूं मैं, ये उन्होंने ऑल वेदर रोड के टाइम पे बोला था कि भाइयों बहनों 12,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है और पहाड़ी युवा इसमें एक युवा नहीं लगा हमारे इस ऑल वेदर रोड में। और वो खत्म, आज वो नो वेदर रोड बन के रह गई है और हमारे लिए एक आपदा का रूप धारण कर लिया तुम्हारी ऑल वेदर रोड। अब बात आती है हमारे संसाधनों की। आज दिन तक टिहरी डैम एक ऐसा संसाधन है, मैं 50 बार बोल चुका हूं इस चैनल में कि टिहरी डैम को देखो, एक अदना सा लड़का बॉबी पवार ने टिहरी का मुद्दा उठाया कि देखिए ये ऐसा संसाधन है जो तमाम उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया करा सकता है। ठीक है। अरे तुम्हारे इन राज्यसभा में 6-6 साल बैठे हुए और संसद में 10-10 साल बैठ के खोपड़ी में ये नहीं आ रहा है। वो तो रानी, तुमने महिला को आरक्षण दे दिया, टिकट दे दिया, उस महिला को ये नहीं मालूम कि मेरे टिहरी डैम की बिजली उत्तर प्रदेश क्यों खा रहा? संवैधानिक अधिकार है हमारा टिहरी डैम पे, संवैधानिक। अगर ऐसे ही कोयले की खानों को बिहार खाता झारखंड की तो आज झारखंड नंगा रहता जैसे हम नंगे हैं। हमारे पे चाकू भोंका है भारतीय जनता पार्टी। जनता समझ नहीं है, जनता विश्वास करती है। शिकायतें आपको हैं, आप लोगों, ठीक है, शिकायतें हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए कहीं ना कहीं आम जनता को तो विश्वास है। अब आप कहेंगे कि प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। इन पे सबसे ज्यादा विश्वास है, लेकिन धीरे धीरे इस चुनाव में ये नंगे होते हुए नजर आ रहे हैं मैडम, नंगे। ठीक है। और उसको नंगा करने वाला चाहे अब देखिए, अभी नतीजे जब तक स्पष्ट नहीं है थपलाल साहब, जब तक नतीजे स्पष्ट नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहना इस तरीके की बात ठीक नहीं होगी। ठीक है, मंजू जी के पास में जाएंगे। मंजू जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूरी 5 सीटों पर कमल खिलने का दावा कर रही है, कांग्रेस पार्टी खुद को कहां देख रही है? क्योंकि पिछले चुनावों में फिलहाल आपने दावे खूब किए लेकिन नतीजा कुछ और ही नजर आया था, तो इस बार क्या उम्मीद लगाकर बैठी हैं आप? देखिए गरिमा जी, अब जनता बदलाव का मन बना चुकी है। इनके जुमलेबाजी से
इनके गप्पूबाजी से बिल्कुल परेशान हो चुकी है। ये क्या बोलते हैं इनको खुद ही नहीं पता है। ये पार्टी जो बोलते हैं ना, पुरानी कहावत है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए, बात बोलो जान के, पानी पियो छान के, ये पुरानी कहावत है। ये इतना कुछ बोल जाता है, इन्हें खुद ही नहीं पता होता है। ये इनका कोई विजन नहीं है, खाली टेलीविजन पे दिखना चाहिए। कौन अभी क्या प्रत्याशी नहीं दिखाई देते इनके, खाली मोदी जी को दिखाते हैं। ये जो पार्टी है आज किसी से छुपा नहीं रह गया है, प्रसिद्ध हो चुकी है अराजकता फैलाने में, नफरत के बीज बोने में, देश को खंडित करने में और सैनिकों को ठगने में। सबसे बड़ा जो इनका योजना है, जो इनका विजन है, सबसे वाहियात विजन है अग्निवीर योजना, जहां पर इन्होंने सैनिकों को नहीं छोड़ा है। इनके महंगाई पर ये बोलते नहीं है, बेरोजगारी पे इनके कोई स्टार प्रचारक बोल नहीं पाए, भर्ती घोटाले पे बोलते नहीं है, पेपर लीक पे बोलते नहीं है, किसानों पर जीएसटी लागू किया उसको नहीं। तो इसीलिए प्रियंका जी ने आज दहाड़ते हुए कहा कि चुनाव पर लड़ाओ, चुनाव को मुद्दे पर लड़ाओ, असेसमेंट करने के लिए। कमलेश जी, दो लोग एक साथ नहीं बोलते। कमलेश जी दो लोग एक साथ नहीं बोलिए कि अडानी और अंबानी जो बेच रहे हैं उसकी बात मत देखिए, आप कितना अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए। पढ़े लिखी जो लोगों जैसी सोच बताइए कि अपने आप को असेसमेंट करिए कि आपने कितनी तरक्की की है। क्या आप महंगाई से संतुष्ट हैं? क्या आप बेरोजगारी से संतुष्ट हैं? क्या आप भर्ती घोटाले से संतुष्ट हैं? क्या आप अग्निवीर जैसी वाहियात योजना से संतुष्ट हैं? भ्रष्टाचार से संतुष्ट है? ये देश की युवाओं और पहाड़ के लोगों पर छोड़ के गई है हमारी नेता प्रियंका गांधी जी कि अब आप उठने की, जागने की जरूरत है और इस सरकार को पस्त करने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने कहा है कमलेश जी जब आप बोलती है तो वो बीच में नहीं बोलती ना। जनहित की समस्याओं पर चुनाव लड़े। कमलेश जी प्लीज शांत हो जाइए। होर्डिंग पे दिखने के लिए चुनाव। कमलेश जी मंजू जी आप शांत हो जाइए। मंजू जी पहले कमलेश जी प्लीज, अब एक लोग बोलेंगे ना, आप बोलती हैं तो मंजू जी नहीं बोलती ना, तो फिर बीच में मत बोलिए, वो कंप्लीट कर ले, फिर आपको जो काउंटर करना है कर लीजिएगा, वक्त बहुत है। प्रियंका जी बार बार कह के गई हैं इसी बात को, जनता के ऊपर क्वेश्चन मार्क दे के गई हैं कि सेल्फ असेसमेंट करिए और अब जनता अपने बारे में सोचे। अडानी अंबानी बिल्कुल ठीक बात है, मित्रों के बारे में ना सोचे, किसानों के बारे में सोचे। ठीक है मंजू जी ठीक है आपके पास लौटेंगे। देखिए वो जागने की बात करके गई हैं, लेकिन जनता अभी जनता को जागने की जरूरत है या जनता पहले से जगी हुई है, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। ठीक है, आपकी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं वो ठीक है। चलिए आपके पास लौटेंगे, शिव प्रसाद सिंवाल जी के पास में जाएंगे। शिव प्रसाद जी देखिए, सभी दल एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं या अलग अलग चीजों को लेकर, मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि क्या उत्तराखंड के जो मूल मुद्दे हैं इन पर वाकई में पिछले सालों में काम हुआ है? क्योंकि फिलहाल बीजेपी लगातार 2 बार से है और वो दावा भी कर रही है कि हमने काम किया है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं क्या उन पर काम हुआ या फिर सिर्फ चुनाव से पहले जो राष्ट्रीय नेता हैं वो आ रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें जनता से कहकर जा रहे हैं? देखिए पिछले 24 सालों में 2-2, 3-3 बार भाजपा भी रह चुकी है सत्ता में, कांग्रेस भी रह चुकी है सत्ता में, और ले दे के जनता को एक ही बात पता चली है कि दिल्ली वाले दल सबसे बड़ा छल, एक ही हल, क्षेत्रीय दल। और देश में जहां जहां भी क्षेत्रीय दल मुख्य विपक्षी दल पार्टी की भूमिका में हैं, मजबूत हैं, वहां पर सरकारें जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह है और जनता का लिविंग स्टैंडर्ड, ईज ऑफ डूइंग वर्क कहीं बेहतर है। यहाँ पे दिल्ली वाले दलों की लगातार सरकारें होने के कारण एक आदत सी हो गई है कि यहाँ पे हम चुन के तो अपना जनप्रतिनिधि भेजते हैं, लेकिन ये लोग जाकर के दिल्ली वाले दलों की कठपुतली बन जाते हैं, दिल्ली के रिमोट कंट्रोल पे चलना शुरू कर देते हैं और दिल्ली के बड़े नेताओं की इन्होंने यहाँ पे उपनिवेश बना दिया है, कॉलोनियल बना दिया है, ये चरागाह बन गया है दिल्ली वाले दलों के बड़े नेताओं की। यहाँ पर जितने भी उद्योग धंधे हैं, रोजगार हैं, जितनी भी मतलब एक छोटी सी ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर के छोटी जेसीबी मशीन तक चंडीगढ़ और दिल्ली और गाजियाबाद के जो भाजपा कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्हीं की हैं, जितने बड़े ठेके हैं सब उन्हीं के हैं। यहाँ पर जब भी कोई हल्ला होता है कि फलानी जगह एक्वायर कर रहे हैं, फलानी सिटी बन रही है, फलाना ये हो रहा है, तो पता चलता है कि उसके पीछे कोई ना कोई वर्तमान में अडानी अंबानी है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो पता चलता था कि यहाँ पे कभी बाड्रा की जमीन है, कभी कोई बोलता था दिग्विजय सिंह की कंपनी है, कभी कोई बोलता था किसी की कंपनी है, कभी बोलता था गाजियाबाद के बड़े कांग्रेस नेताओं की कंपनी है।
तो दिल्ली वाले दलों में चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, इन्होंने उत्तराखंड को अपनी चरागाह बना चुके हैं। और जितनी जल्दी ये जनता इस बात को समझेगी, जितनी जल्दी मुक्त हो जाएगी, उतने में ही जनता की भलाई है। ठीक है, यानी अब जनता के हाथों में सब चीजें नजर आती हैं। थपलियाल साहब, जनता देखिए सबसे अहम होती है, इसमें कोई बात मतलब कोई दो राय नहीं है कि जनता से ऊपर कुछ है और जनता ही दलों का भविष्य भी तय करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी को लेकर तरह तरह की बातें दल कह रहे हो। मैं विपक्षी दल कांग्रेस को कहती हूँ, उनका विपक्षी दल कांग्रेस भी उनको लेकर खूब सारी बातें करता है, या आप यूकेडी कह ले, हम यूकेडी भी बीजेपी की कमियां गिना रहा है। लेकिन जनता ने आखिर क्यों, अब सोचिए ना, 5 सीटों पर अगर वो जीत का दावा कर रहे हैं और अगर ऐसा सच होता है तो आखिर कोई तो वजह होगी ना। क्या वजह आपको लगती है कि जनता इनकी बातों में आ रही है, इनको, या फिर जनता को काम पसंद आ रहा है इनका? देखिए, पहले सबसे इन्होंने कदम वाइज अपना काम किया है। इन्होंने सबसे पहले हमारे संसाधन माफियों के हाथ में सौंपे। थपलियाल साहब देखिए, संसाधन की कमी यूकेडी के पास में हो सकती है, वो एक क्षेत्रीय दल है, सीमित दल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं आपका तर्क अपने दल के लिए समझती हूँ, लेकिन क्योंकि आप उत्तराखंड के निवासी हैं, उस लिहाज से अगर मैं आपसे सवाल करूं, कांग्रेस पार्टी की बात क्यों नहीं जनता तक पहुंच पा रही? पार नहीं कह रही है, इनके नेता कह रहे हैं 400 पार 400 पार। ठीक है, मंजू जी सवाल थपलियाल साहब से, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। देखिए, आप सब दुनिया जानती है हिंदुस्तान में कि कांग्रेस का अकाउंट इन्होंने सीज कर दिया है। और चूंकि मैं बहुत अच्छी तरह से इसलिए जानता हूं कि मैं हर आदमी को नापता हूं, क्योंकि जब गोदियाल खुद मेरे रिलेटिव हैं और वो छोड़ रहे थे मैदान, वो बोले साहब कोई पैसा ही नहीं, कहां से पैसा लगाएंगे। मैंने बोला उसको कूद जा, मैंने कहा जनता के कंधों पे चढ़ के जीत जाओगे और नहीं भी जीतोगे तो एक नया इतिहास लिख जाओगे। ये मैंने गणेश गोदियाल को अकेले में घर में बोला, मैं आज बता रहा हूं। और उसने कहना मान के, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी कांग्रेस में, और उसी के कारण सारे जगह लाइफ आ गई। जब उसने मुद्दे उठाने शुरू किए, जनता ने 25 लाख दे दिए उसके अकाउंट में। आप ये देखिए, 25 लाख जनता के द्वारा दिए गए, और हम अभी स्पष्ट रूप से सफल हो गए हैं वहां तक कि जब जनता साफ देख रही है कि हम इनके भारतीय जनता पार्टी के 500 साधन मोदी जी के कंधे में बैठे हुए हैं। और ये एक तो सो रहा था, एकदम नींद सो रहा था कि जैसे छोटा बच्चा सोता है, नो प्रॉब्लम, मोदी के नाम पे लोग वोट देंगे हमें। और ये हमारे लिए मुख्य चैलेंज है कि किस तरह से मोदी फैक्टर को, बाकी फैक्टर हमने लड़ लिए, मोदी फैक्टर को किस तरह से हम बौना करें। यानी बीजेपी जो बात कहती है, कहीं ना कहीं विपक्ष उस बात को स्वीकार कर रहा है कि देखिए मोदी फैक्टर से लड़ना बड़ी बात है। मैं इसकी उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा यहाँ नहीं बता सकता, मोदी के यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल है मोदी की तोड़ क्या है। लेकिन आप ये देखिए कि इनके जितने स्टार प्रचारक आते हैं वो विपक्ष को राम विरोधी बताते हैं, देवभूमि के लोगों को राम विरोधी। नहीं सर, सर देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है थपलियाल साहब, ऐसा नहीं है। अब जैसे राम मंदिर के दौरान कांग्रेस ने विरोध किया ना, तो उस बात को स्वीकारिए, फिर अब आप उस बात के पीछे क्यों हटते हैं? मंदिर के लिए शंकराचार्यों ने भी विरोध किया, शंकराचार्य ने विरोध किया, शंकराचार्य ने विरोध किया। देखिए, उन्होंने बोला कि ये दिन अधूरा, कभी भी अधूरा घर नहीं होता, इनको चलो जो है। लेकिन इनसे सबसे बड़ी बात मैं ये बोलता हूं कि भाई हमारा उत्तराखंड की संस्कृति और संस्कारों में सबसे बड़ा भगवान इस देश का बद्री केदार हमारे पास, और हम बद्री केदार को अनदेखी करते हुए, और हमें कोई बाहर का आदमी बोले अरे तुम राम विरोधी हो, तो उनको मतलब मैं बोल रहा हूं कि सबक देना कर्तव्य बन जाता है कि हम राम विरोधी नहीं है। हम राम विरोधी कैसे हो सकते हैं? रघुनाथ जी जब खुद राम यहाँ पे आए थे रघुनाथ मंदिर में, अपने उस पाप को धोने के लिए जो रावण वध के बाद उन्होंने एक ब्रह्म हत्या उन पे हुई थी, तो मेरी धरती पे आए, मेरी धरती पे 500 पांडव आए अपने पाप धोने के लिए। और ये स्टार प्रचारक हमको पापी ठहरा रहे हैं, ये बड़ा सवाल आज इस धरती पे, ये हमें कलंकित कर रहे हैं ये बेईमान यहाँ पे आके। बाहर इनको पता है कि हम स्वयं में देवता हैं, देवता उत्तराखंड के कण कण कंकर में शंकर है, और ये लोग हमें अपमानित कर रहे हैं, हमें राम विरोधी कह के। मैं ऐसा शराब दूंगा इनको कि ये कभी नहीं पढ़ पाएंगे, ये कभी नहीं पढ़ सकते। ठीक है। ये ऐसे लोग देवभूमि के लोगों को राम विरोधी बोले, ठीक है, हमारा बाबा ठीक है। उत्तर प्रदेश का है, अब उसके पीछे पड़ गए।
अब ठीक है। उसको लाएंगे यहाँ पे वो। ठीक है, थपलाल साहब आपके पास लौटते हैं, कमलेश रमन जी के पास में जाएंगे। कमलेश जी, विश्वास नजर आ रहा है, एक बहुत अच्छा इवेंट मैनेजर के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी काम करती है और कुछ वैसी चीजें नजर आती है। आपके पार्टी के सभी दिग्गज आ चुके हैं, उत्तराखंड के रहने वाले जो हम कह सकते हैं, जो उत्तराखंड में जन्मे रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब पहुंचे तब उनकी ओर से भी बड़ी बातें कही गई और देखिए जनता भी कहीं ना कहीं उनकी बातों को मान रही है, आपकी चीजों को मान रही है। लेकिन बड़ी बात है कि आपके सामने भी अब चुनौती है जो कार्य रह गए उनको पूरा करने की, क्योंकि जनता ऐसे विश्वास पर अगर आप पर दिखाती है अपना विश्वास, तो वो यही वजह है कि वो शायद ये सोच रहे हैं कि आप उनके जो अधूरे काम है उनको पूरा करेंगे, क्योंकि अभी तक हर काम अधूरा ही है। या आप भी स्वीकार करेंगे कि कोई भी चीज जिसका दावा किया गया हो वो पूरा नहीं हुआ। पलायन पर मैंने बात छेड़ी थी तो आपने कहा कि हाँ मैं मानती हूं कि पलायन पर पूरी तरीके से हम काम नहीं कर पाए, और यही हाल उत्तराखंड की मूल समस्याओं का आज भी है। तो क्या ये बात स्वीकार कर रही हैं आप कि आप अगर आती हैं, जनता आपको विश्वास दिखाती है तो उन पर काम होगा? चलिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी। मुझे तो लगा सारा आपने विपक्ष को ही सुनना है, सत्ता को सुनना ही नहीं है। मैडम ये तो बहुत आम है। धन्यवाद अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी मोदी जी की इमेज को लेकर मीडिया पर आरोप लगा रही थी, अब आप कह रही हैं। बड़े भाई हैं, थपलियाल जी बड़े भाई हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है डिबेट में बैठ के कि थपलियाल जी केवल और केवल कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं, यूकेडी के पक्ष में एक शब्द नहीं बोले किसी भी कैंडिडेट के लिए। अपने चारों के चारों कैंडिडेट उन्होंने जीरो कर दिए, अपने बारे में बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। बाकी सारे कांग्रेस के जितने कैंडिडेट है सबके बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा बोल दिया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है कमलेश जी, योजनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे पे आरोप लगा कि नकल विरोधी कानून, देखिए कांग्रेस के समय पे जब नकल होती थी तो 15-15 लाख रुपए लेकर के उनकी जेब में डाले जाते थे। आज उसका विरोधी जो कानून बना है उसमें हाकम सिंह जैसा जेल के अंदर। दूसरी बात, विधानसभा और सचिवालय के अंदर जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष थे उनकी मंजू जी अपनी जवाब आप चुप हो जाइए तो बहुत अच्छी। हाँ प्लीज मंजू जी प्लीज। विधानसभा के अंदर और सचिवालय के अंदर उनके वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ने, मैं नाम अगर कहोगे तो नाम भी खोल देती और इनको भी पता लग गया होगा, 150 से 250 लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी विधानसभा के लोगों को भर्ती करने का काम किया। अगर आज उस कानून पे रोक लगी है, अगर आज वो कानून बनाया गया है जिसमें उनकी संपत्तियों को कुड़क करके उसमें जो है मुआवजा लिया जाएगा, तो क्या ये गलत कानून है? आज दंगा विरोधियों के लिए अगर कानून बनाया गया कि अगर वो दंगा करवाते हैं कहीं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, अगर वो कानून बना है और उनकी संपत्ति को कुड़क करके अगर दंगा जो पीड़ित है उनको अगर देने का काम किया जाए तो क्या गलत कानून बनाया? धामी जी ने महिलाओं को 30% यहाँ आरक्षण दिया है नौकरियों में, क्या वो गलत कानून है? 10% यहाँ पर आंदोलनकारियों के लिए नौकरियों में कन्याओं के लिए निकाला, क्या ये गलत कानून है? हमारा जो काम करने का तरीका है, हम जो काम कर रहे हैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने का काम किया, उज्ज्वला सिलेंडर दिया, आयुष्मान कार्ड। ठीक है, यानी आपको विश्वास है कि हमने इन सभी योजनाओं पर काम किया है और ये जनता को लाभ पहुंचाई है। शायद यही वजह है कि आप 5 सीटों पर कमल खिलने की बात कर रही हैं, आपके पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए चीजें स्पष्ट जो है वो नतीजों के साथ होंगी। ठीक है, वक्त की कमी है, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो दिग्गजों का मैदान और अपना चुनावी निशान तो अब सब ने चुन लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि जनता इस चुनावी दंगल में किसे जीत दिलाती है और किसे सिरमौर पर बैठाती है। देवभूमि के चुनावी दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए AK News India।